नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो 100 स्टैटिक जीके की जो हमारी सीरीज चल रही है उसके एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम हमारे देश में न्यूक्लियर ऊर्जा और जो भी आपके न्यूक्लियर ऊर्जा के पावर प्लांट हैं उन सभी के बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं। इस बार सैटरडे को यानी कि 26 मार्च को अनअकैडमी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। अगर आप इस टेस्ट में हिस्सा लेते हैं तो आप अनअकैडमी की तरफ से लैपटॉप, स्मार्टफोन, वायरलेस ईयरपॉड और 1000 रुपये तक का अमेजन का गिफ्ट वाउचर जीत सकते हैं। तो टेस्ट बिल्कुल फ्री है, यानी कि आपको कुछ यहाँ पर पैसा वगैरह नहीं देना है। बस आपको नीचे पिन कमेंट में एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप इस टेस्ट में इनरोल कर सकते हैं। जैसे कि बैंक का जो टेस्ट है वो दिन में 10 बजे होगा, एसएससी का टेस्ट दिन में 2 बजे होगा और रेलवे वाला टेस्ट होगा शाम को 5 बजे। तो कोड यूज करिएगा KV10, इनरोल कर लीजिए। अभी जब आपके टेस्ट शुरू होने वाला होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और उस समय आप इस फ्री टेस्ट को जीत सकते हैं और इनमें से किसी भी महत्वपूर्ण अवार्ड को भी आप लोग जीत सकते हैं। अनअकैडमी के ऊपर बहुत सारे एग्जाम के कोर्स आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएंगे। तो अगर आप अनअकैडमी के ऊपर कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप सिंपली इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अनअकैडमी के ऊपर जितने भी कोर्स हैं उस पर आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। अनअकैडमी के ऊपर मेरी लाइव क्लास भी होती है। तो अगर आप अपने जीके और करंट अफेयर की तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ करके डेली आप लोग जीके का टेस्ट देना चाहते हैं, तो अनअकैडमी के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि नाभिकीय ऊर्जा होती क्या है। देखिए, जब हमारी कोई नाभिकीय अपक्रिया होती है यानी कि जब कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो उसके परिणाम स्वरूप जो भी आपकी एनर्जी रिलीज होती है उसी एनर्जी को हम लोग परमाणु ऊर्जा या फिर नाभिकीय ऊर्जा के रूप में जानते हैं। आपने 2 प्रकार के नाभिकीय अपक्रियाओं के बारे में पढ़ा होगा। एक का नाम होता है नाभिकीय विखंडन, यानी कि जो नाभिक है वो टूट रहा है, और एक का नाम है नाभिकीय संलयन, यानी कि यहाँ पर नाभिक आपके जुड़ रहा है। तो सिंपल सा आपको ध्यान रखना है कि जब हम लोग नाभिकीय ऊर्जा की बात करते हैं, खास तौर पे हम न्यूक्लियर पावर प्लांट की जब बात करते हैं तो उसमें आपके न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन का यूज किया जाता है जिसे हम लोग नाभिकीय विखंडन कहते हैं। यूरेनियम आपका इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में यूज होता है। तो बस आपको ये पॉइंट यहाँ से ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे अपने देश भारत में नाभिकीय ऊर्जा का क्या इतिहास रहा है। देखिए, अगर हम लोग सबसे पहले ऊर्जा की ही बात करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि दुनिया में जो ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश हैं उन देशों में हमारे भारत का नंबर 3रा है। और अगर हम लोग बात करते हैं कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा का उपयोग करने वाले देश हैं तो उसमें भी हमारा स्थान 3रा है। तो ये ऑलरेडी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो ज़रूर ध्यान रखिएगा कि नाभिकीय ऊर्जा के अलावा अगर हम लोग यहाँ पर ऊर्जा की ही बात करते हैं तो भारत दुनिया का 3रा सबसे बड़ा उत्पादक है और 3रा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। अब हमारे यहाँ पर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है यानी कि जनरेट की जाती है उसके सोर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पर लगभग 55 से 60% जो ऊर्जा है वो कोयले से आती है। उसके बाद में आपके प्राकृतिक गैस से ऊर्जा जनरेट होती है। फिर हमारी जल विद्युत ऊर्जा हो जाएगी। उसके बाद में पवन ऊर्जा है और उसके बाद में आता है नाभिकीय ऊर्जा का स्थान। तो ये क्रम कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो जरूर ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग नाभिकीय ऊर्जा की बात करते हैं तो हमारे देश में जो कुल ऊर्जा है उसकी तुलना में नाभिकीय ऊर्जा का योगदान बहुत ही ज़्यादा कम है और ये आपके 5वें स्थान पर आता है। और अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे देश में कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं तो ये ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस समय देश में हमारे टोटल 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट चल रहे हैं। कितने हैं? टोटल आपके 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट चल रहे हैं और इन 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट में आपकी 22 न्यूक्लियर भट्टियां चल रही हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे मान लेते हैं हमारा कोई एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है
तो ये आपका एक बहुत बड़ा रीजन होता है। अब इस रीजन में आपको न्यूक्लियर भट्ठी देखने को मिलेगी और इस भट्ठी के द्वारा आपके नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे पास में कोई पावर प्लांट है तो इसमें सिर्फ एक ही भट्ठी होगी। हो सकता है कि इसमें आपके 2 से लेकर के 5 भट्टियाँ भी मौजूद हों। तो ये आप लोगों को यहाँ पर ज़रूर ध्यान रखना है कि देश में हमारे टोटल 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, लेकिन जो इसके अंदर आपकी भट्टियाँ काम करती हैं उनकी संख्या इस समय है 22। अगर हम देश के टोटल न्यूक्लियर पावर जनरेशन की बात करते हैं तो ये इस समय 7480 मेगावाट है। तो ये भी थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कि न्यूक्लियर ऊर्जा का देश में इतिहास क्या रहा है। देखिए 1947 में जब हम लोग आज़ाद होते हैं तो उसके बाद में जो हमारे पीएम थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनके द्वारा 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन होता है। किसका? परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन होता है। इसके लिए कमेटी भी बनाई जाती है और होमी जहांगीर भाभा साहब उस कमेटी के मेंबर भी बनाए जाते हैं, मतलब उसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। फिर 1954 में भारत सरकार के द्वारा परमाणु ऊर्जा विभाग की भी स्थापना की जाती है। तो ये जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1948 में अगस्त में परमाणु ऊर्जा आयोग हमारे यहाँ पर बनता है और 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना भारत सरकार के द्वारा की जाती है। अगर हम लोग परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान की बात करते हैं अपने देश में, तो टोटल आपको देश में 6 ऐसे स्थान मिलेंगे जहां पर इसके ऊपर शोध कार्य होता है। तो पहले हमारा भाभा हो गया, यानी कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो कि आपको मुंबई में मिलेगा। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जो कि कलपक्कम में है। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी जो कि इंदौर में है। वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर जो कि कोलकाता में है। एटॉमिक मिनरल्स एंड डायरेक्टोरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च ये आपके हैदराबाद में है। और ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप ये आपको मिलेगा हरियाणा में। तो ये अनुसंधान संस्थान हैं जो कि आपके न्यूक्लियर ऊर्जा के क्षेत्र में शोध करते हैं। तो इनके बारे में भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि इसकी स्थापना 3 जनवरी 1954 को हुई थी। और जब ये स्थापित हुआ था तो इसका नाम था एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे। तो होमी जहांगीर भाभा साहब का जब 1966 में निधन होता है तो उसके बाद में इसका जो नाम है वो बदल करके भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया जाता है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको मुंबई में देखने को मिलेगा और संस्थापक मैंने आपको बता ही दिया, होमी जहांगीर भाभा साहब थे। और वर्तमान में जो इसके निदेशक हैं उनका नाम है अजीत मोहंती। तो ये सारी बेसिक डिटेल हैं भाभा के बारे में, जरूर ध्यान रखिएगा। एक और महत्वपूर्ण संस्थान है जिसे हम लोग इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नाम से जानते हैं, या फिर इसे हम लोग इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे 30 अप्रैल 1971 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको कलपक्कम में मिलेगा, यानी कि ये जो संस्थान है वो तमिलनाडु के कलपक्कम में है और निदेशक का नाम वैसे आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अब बात करेंगे हमारे देश के जो नाभिकीय रिएक्टर रहे हैं। मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि जब हमारा कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि किसी पावर प्लांट के अंदर आपको सिर्फ एक ही रिएक्टर देखने को मिले। हो सकता है कि आपके उस प्लांट के अंदर कई सारे रिएक्टर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जब भी कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट बनता है तो उससे पहले आपकी नाभिकीय भट्ठी का बनना जरूरी होता है, क्योंकि उसी के जरिए हमारी जो परमाणु ऊर्जा है उसको जनरेट किया जाता है। तो आइए अब थोड़ा हम लोग नाभिकीय रिएक्टरों के बारे में जानते हैं। देखिए जो आपका 1954 में बॉम्बे परमाणु शोध संस्थान बना था भाभा वाला, तो इसका जो ट्रॉम्बे में परिसर है, मैंने आपको बताया कि मुंबई में था, तो मुंबई में जो ट्रॉम्बे परिसर है वहाँ पर एशिया का जो पहला नाभिकीय रिएक्टर है जिसे हम लोग अप्सरा कहते हैं, इसको लॉन्च किया गया था। यानी कि इसकी स्थापना हुई थी 4 अगस्त 1956 को। उसके बाद में देश के जो पहले प्रधानमंत्री होते हैं जवाहरलाल नेहरू जी, उनके द्वारा 20 जनवरी 1957 को इसका उद्घाटन किया जाता है। ध्यान आपको ये रखना है कि अप्सरा नाम का जो हमने एशिया का पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था, इसमें हमारी मदद की थी यूके ने। किसने की थी? यूके के द्वारा इसमें हमारी मदद की गई थी इसको स्थापित करने में। अप्सरा नाम का जो रिएक्टर है ये आपके वहाँ पर बहुत समय से चल रहा था, लेकिन 2010 में इसका संचालन बंद हो गया था और फिर से
इसको एक नए नाम के साथ में चालू कर दिया गया है। तो अब इसका नाम हो गया है अप्सरा उन्नत। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि 1956 में स्थापना हुई थी, उद्घाटन 1957 में किया गया था, 2010 में इसका संचालन बंद हो गया था, जो कि सितंबर 2018 में फिर से शुरू हो चुका है। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे नाभिकीय रिएक्टर की। तो ये भी कई बार पूछा जाता है। इस बार भी इसका निर्माण हमारे बॉम्बे एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने किया था, यानी कि भाभा ने किया था, और इसका नाम था साइरस, यानी कि कनाडा इंडिया रिएक्टर यूटिलिटी सर्विसेज। तो फुल फॉर्म भी जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये जो हमारा साइरस है, इसकी खास बात ये थी कि इसको बनाने में कनाडा ने हमारा सहयोग किया था। किसने? कनाडा ने हमारा सहयोग किया था। और 1960 में भारत ने अपना दूसरा नाभिकीय रिएक्टर बनाया था। तीसरे नाभिकीय रिएक्टर की बात करें तो इसका नाम था जर्लिना। जरूर ध्यान रखिएगा, ये 1961 में बना था और ये पूरी तरीके से देसी था। देसी का मतलब ये है कि इसको बनाने में हमने किसी और देश की मदद नहीं ली थी। अप्सरा के बारे में मैंने आपको बताया कि जब हमने अप्सरा बनाया था तो उसमें हमारी मदद की थी यूके ने। समझ में आया ना? और जब हम लोग बात करते हैं साइरस की, तो साइरस को बनाने में हमारा मदद किया था कनाडा ने। लेकिन अगर हम जर्लिना की बात करें जो कि 1961 में बना था, तो जर्लिना को बनाने में किसी देश ने हमारा सहयोग नहीं किया था। वो पूरी तरीके से देसी था और वो आपके भारत में ही बनाया गया था। इसके अलावा कई सारे अन्य रिएक्टर भी बने, जैसे आपका ध्रुव हो गया, पूर्णिमा 1 हो गया, पूर्णिमा 2 हो गया, पूर्णिमा 3 हो गया। तो ये सारे हमारे नाभिकीय रिएक्टर रहे हैं। एक नाभिकीय रिएक्टर आपको और ध्यान रखना है जिसका नाम है कामिनी, यानी कि कल्पक्कम मिनी रिएक्टर। तो 29 अक्टूबर 1966 को इसका उद्घाटन किया गया था। और ये जो हमारा रिएक्टर है इसका निर्माण किया था बार्क ने। किसने? बार्क ने ही इसका भी निर्माण किया था। और इस रिएक्टर की खास बात यह है कि यूरेनियम का जो 233 है उसका उपयोग करने वाला विश्व का ये पहला रिएक्टर था। जनरली अगर हम लोग बात करते हैं तो सारे रिएक्टर में आपके यूरेनियम 238 का यूज किया जाता है, लेकिन ये हमारा ऐसा पहला रिएक्टर था कि जिसमें यूरेनियम 233 का यूज किया गया था। तो ये सारी बेसिक डिटेल थी जो मैंने आपको बता दिया है। वहाँ से प्रश्न काफ़ी आते हैं, तो उसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आइए पहले हम लोग अपने 7 जो परमाणु ऊर्जा संस्थान हैं उनको देख लेते हैं मैप के जरिए, और फिर हम लोग एक एक के बारे में डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं पहले राजस्थान में। राजस्थान में जो हमारा पावर प्लांट है इसका नाम है रावत भाटा। क्या नाम है? रावत भाटा एटॉमिक पावर प्लांट इसका नाम है, या न्यूक्लियर पावर प्लांट नाम है, जो कि आपको मिलेगा राजस्थान में। फिर आप आएंगे गुजरात में, तो गुजरात में आपको मिलेगा काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट। क्या नाम है? काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट या न्यूक्लियर पावर प्लांट, और ये आपको मिलेगा गुजरात में। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में आपको हमारे भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र देखने को मिलेगा जो कि महाराष्ट्र में है, और नाम इसका है तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट। क्या नाम है? तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट। फिर आप कर्नाटक में चलेंगे, तो कर्नाटक में आपको मिलेगा कैगा एटॉमिक पावर प्लांट। क्या नाम है इसका? कैगा एटॉमिक पावर प्लांट इसका नाम है, और ये आपको मिल जाएगा कर्नाटक में। फिर आप आएंगे तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में जो हमारा पावर प्लांट है इसका नाम है कुडनकुलन एटॉमिक पावर प्लांट। क्या नाम है? कुडनकुलन एटॉमिक पावर प्लांट इसका नाम है, और ये आपको मिलेगा तमिलनाडु में। उसके बाद में हम लोग चलेंगे उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में आपको मिल जाएगा नरौरा एटॉमिक पावर प्लांट या फिर नरौरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, और ये हमारा उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद में तमिलनाडु में ही आपको एक और मिलेगा, और इसका नाम है कल्पक्कम एटॉमिक पावर प्लांट, या फिर इसे मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट भी कहा जाता है, जो कि आपको तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में देखने को मिलेगा। तो ये जो आप लोग मैप में 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट देख रहे हैं, ये हमारे भारत में इस समय काम कर रहे न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। अब आइए एक एक करके इनके बारे में थोड़ा डिटेल भी हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे तारापुर की। तो भैया तारापुर से काफ़ी प्रश्न आता है। देखिए तारापुर की अगर हम लोग बात करें तो इसका निर्माण शुरू हो गया था 1961 में, लेकिन पूछा जाता है कि इसने काम करना कब शुरू किया था। तो इसने काम करना शुरू कर दिया था 28 अक्टूबर 1969 को। तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है कि जो तारापुर वाला हमारा पावर प्लांट था इसने काम करना शुरू किया था 28 अक्टूबर 1969 को। ये जो हमारा पावर प्लांट है
इसको बनाने में हमारी मदद की थी अमेरिका ने। तो ध्यान रखेंगे, जो पहला देश का पावर प्लांट था, इसको बनाने में अमेरिका ने हमारी मदद की थी। अगर हम लोग इसके टोटल क्षमता की बात करें तो जैसे देखिए, मान लेते हैं कि ये हमारा तारापुर वाला पावर प्लांट है, तो इसके अंदर आपको 4 भट्टी मिलेगी। ठीक है, कितनी भट्टी है? 4 भट्टी है। जैसे मान लीजिए एक भट्टी यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो इसमें से जो हमारी 2 भट्टियाँ हैं, इनकी क्षमता है 540 मेगावाट, यानी कि एक 540 का उत्पादन करती है, दूसरी भी 540 का करती है। बाकी जो हमारी 2 भट्टियाँ हैं, इनकी क्षमता है 160 मेगावाट। 160 का मतलब क्या हुआ कि एक भट्टी 160 का उत्पादन करती है, दूसरी करती है 160 का। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि टोटल आपको 4 भट्टी मिलेगी तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में, और इसकी टोटल कैपेसिटी है 1400 मेगावाट की। आप सभी को पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर रिएक्टर में आपके जल का यूज किया जाता है शीतलक के लिए। तो जब हम लोग तारापुर की बात करते हैं तो अरब सागर का जो पानी है उसका यूज किया जाता है इसको ठंडा करने में, यानी कि कूलेंट के रूप में अरब सागर के जल का यूज किया जाता है। फिर बात करेंगे रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की, यानी कि जो राजस्थान वाला है, और ये हमारे भारत का दूसरा एटॉमिक पावर प्लांट है। तो इसकी स्थापना 16 दिसंबर 1973 को हो गई थी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में आपको ये देखने को मिलेगा, और इसको स्थापित करने में हमारी मदद की थी कनाडा ने। किसने? कनाडा ने हमारी यहाँ पर मदद की थी। अगर हम लोग इसमें टोटल काम कर रहे यूनिट की बात करते हैं तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, इसमें एक 100 मेगावाट की यूनिट थी जो कि अब बंद हो चुकी है पूरी तरीके से। बाकी इसमें अभी आपको 5 भट्टी देखने को मिलेगी, जिसमें से एक भट्टी आपके 200 मेगावाट की है और 4 भट्टियां इसमें 220 मेगावाट की हैं। इसके अलावा 2 भट्टी इसमें निर्माणाधीन है, यानी कि जिनका निर्माण किया जा रहा है, और इनकी क्षमता होगी 700 मेगावाट। तो जरूर ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको टोटल 5 भट्टियां इस समय कार्य करती हुई दिखाई देंगी, जबकि 2 भट्टियां यहाँ पर बन रही हैं। शीतलक की बात करें, यानी कि इसमें हम कहाँ का पानी यूज करते हैं, तो राणा प्रताप सागर बांध जो है उसमें जो आपका चंबल नदी का पानी आता है उसी का यूज किया जाता है कूलेंट के रूप में। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी इस प्रकार की कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट को लगाया जाता है तो वो किसी बड़े रिजर्वायर के पास ही स्थापित किया जाता है, जिससे आपके प्रचुर मात्रा में जल की आपूर्ति होती रहे। रावत भाटा के बाद अब हम लोग बात करेंगे कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की। तो कल्पक्कम वाला जो है, इसकी स्थापना 24 जनवरी 1984 को हुई थी। अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो तमिलनाडु की जो राजधानी है चेन्नई, वहां से 80 किलोमीटर दक्षिण में कल्पक्कम में आपको देखने को मिलेगा। और इसकी खास बात यह है कि ये हमारी पूरी तरीके से देसी है, यानी कि जैसे हमने तारापुर को बनाने में अमेरिका की मदद ली थी, रावत भाटा को बनाने में कनाडा की मदद ली थी, तो कल्पक्कम को बनाने में हमने किसी की मदद नहीं ली थी। ये पूरी तरीके से देसी है। इसमें आपको 2 यूनिट देखने को मिलेंगी और इनमें से एक की क्षमता है 235 मेगावाट। कितनी क्षमता है? 235 मेगावाट इनकी क्षमता है। शीतलक के लिए इसमें बंगाल की खाड़ी का यूज किया जाता है। अब बात करेंगे नरौरा एटॉमिक पावर प्लांट की। तो इसकी जो स्थापना है वो 1 जुलाई 1991 को हुई थी। ये ध्यान रखिएगा, चौथा है देश का। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में आपको ये देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग इसकी टोटल यूनिट की बात करते हैं तो केवल 2 यूनिट इसमें काम कर रही हैं और इनकी क्षमता है 220 मेगावाट। कितनी है? 220 मेगावाट इनकी क्षमता है। शीतलक की बात करें, यानी कि कूलेंट की अगर हम बात करते हैं, तो गंगा नदी का जो आपका नरौरा बैराज है उसके जल का इसमें यूज किया जाता है कूलेंट के रूप में। तो बस इतना ही आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे काकरा पार परमाणु ऊर्जा संयंत्र की। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 6 मई 1993 को इसकी स्थापना हुई थी और ये आपको गुजरात के सूरत जिले में तापी नदी के किनारे देखने को मिलेगा। अब इसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें आपकी इस समय 2 यूनिट काम कर रही हैं। 220 मेगावाट इनकी क्षमता है और 2 यूनिट इस समय इसमें काम कर रही हैं। सबसे लेटेस्ट इसकी 1 यूनिट काम करना और शुरू कर दी है 2020 में। तो उस समय 2020 में मैंने आपको करंट अफेयर में भी पढ़ाया था कि काकरा पार में हमारी 2 यूनिट ऑलरेडी चल रही हैं और तीसरी यूनिट ने काम करना शुरू कर दिया था और इसको अब हमारे जो ग्रिड है, यानी कि जो बिजली की सप्लाई होती है, उससे भी कनेक्ट किया जा चुका है। तो टोटल इसमें 3 भट्टियां काम कर रही हैं
और एक 700 मेगावाट की भट्टी इसमें बन भी रही है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कूलेंट की बात करते हैं तो जो आपकी ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी पर हमारा एक डैम बना हुआ है जिसे आप उकाई डैम कहते हैं। तो उकाई डैम का यूज इसमें, मतलब उकाई डैम का जो पानी है उसका यूज इसमें कूलेंट के रूप में किया जाता है। अब हम बात करेंगे कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की। तो कैगा की अगर हम बात करें 16 नवंबर 2000 को इसने काम करना शुरू कर दिया है। कर्नाटक में जो उत्तर कन्नड़ जिला है वहां पर आपको काली नदी मिलेगी और इसी काली नदी के किनारे कैगा एटॉमिक पावर प्लांट स्थित है। 13 मई 2016 से लेकर के 31 दिसंबर 2019 तक इसने लगातार काम किया था। तो 962 दिन लगातार चलने का इसके पास में वर्ल्ड रिकॉर्ड है और ये ऑलरेडी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो जरूर ध्यान रखिएगा, कैगा एटॉमिक पावर प्लांट के पास में लगातार बिना रुके 962 दिनों तक चलने का रिकॉर्ड है। तो इसमें आपको टोटल 4 यूनिट देखने को मिलेंगी, जिनमें से एक यूनिट की क्षमता है 220 मेगावाट। तो मल्टीप्लाई आप लोग करेंगे तो टोटल 880 मेगावाट पावर का जनरेशन यहाँ पर होता है। कूलेंट की अगर हम बात करते हैं तो कादरा डैम का यूज किया जाता है कूलेंट के रूप में। किसका? कादरा डैम का यूज किया जाता है कूलेंट के रूप में। अब बात करेंगे कुडनकुलन एटॉमिक पावर प्लांट की। तो जो कुडनकुलन है ये हमारा सबसे नवीनतम है। 22 अक्टूबर 2013 को इसकी स्थापना की थी हमने और इसमें हमारी मदद की है रसिया ने, ये जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए, जब हम लोग कुडनकुलन की बात करते हैं तो ये भी आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है ये। और इसमें रसिया की जो कंपनी है जिसका नाम है एटम स्ट्रा एक्सपर्ट, इस कंपनी ने हमारी मदद की है। इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि इसमें आपके 1000 मेगावाट की 2 भट्टियां इस समय काम कर रही हैं। यानी कि अगर हम लोग पावर जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये आपके भारत का सबसे बड़ा पावर प्लांट है। ठीक है, इसके बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2 यूनिट इसकी बन भी रही हैं जिनकी क्षमता 1000 मेगावाट होगी और इसके बाद में भी 2 यूनिट और इसमें बनेगी, यानी कि टोटल 6 यूनिट होंगी। फिलहाल के लिए आपको ध्यान रखना है कि इसमें 2 ही यूनिट हमारी काम कर रही हैं। कूलेंट की बात करते हैं तो लाकदीव सी, क्या नाम है? लाकदीव सी जो है उसके पानी का यूज इसमें कूलेंट के रूप में किया जाता है। तो ये मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बता दिया है। हमारे जो 7 एटॉमिक पावर प्लांट हैं तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब मैं आपको यहाँ पर 6 और परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में बताऊंगा जो कि प्रस्तावित है, यानी कि आने वाले समय में आपको इनके भी नाम याद करने होंगे। हालांकि परीक्षा में अभी भी इनका नाम पूछ लिया जाता है। तो आइए एक एक करके जान लेते हैं। देखिए, एक हमारा है गोरखपुर पावर प्लांट, गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि हरियाणा में है। राजस्थान में भी एक हमारा बन रहा है जिसका नाम है माही वंशवारा एटॉमिक पावर प्लांट, तो ये राजस्थान में है। महाराष्ट्र में एक हमारा बन रहा है जिसका नाम है जैतापुर एटॉमिक पावर प्लांट, तो ये महाराष्ट्र में बन रहा है। आंध्र प्रदेश में जो बन रहा है इसका नाम है कोवाड़ा एटॉमिक पावर प्लांट, तो ये आंध्र प्रदेश में बन रहा है। और आंध्र प्रदेश में ही हमारा कवाली एटॉमिक पावर प्लांट भी बन रहा है। ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश में 2 बन रहे हैं, एक का नाम है कवाली, एक का नाम है कोवाड़ा। और एक हमारा एमपी में बन रहा है जिसका नाम है चुटका। तो ध्यान रखेंगे, टोटल 6 हमारे परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं जो कि इस समय देश में निर्माणाधीन है। कुछ और बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ पर जो पहली बार परमाणु ऊर्जा का परीक्षण किया गया था या परमाणु बम के लिए हमने परीक्षण किया था, ये हुआ था 18 मई 1974 को। कब हुआ था? 18 मई 1974 को ये परीक्षण हुआ था और इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम था। और इस समय हमारे देश की पीएम थी इंदिरा गांधी जी। उसके बाद में हमने पोखरण सेकंड भी किया था, यानी कि दूसरी बार हमने एटॉमिक एनर्जी का टेस्ट किया था और इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। क्या नाम था? ऑपरेशन शक्ति इसका नाम था। और ये हमने किया था 11 मई 1998 को। तो उस समय देश के पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसीलिए 11 मई को हम लोग नेशनल टेक्नोलॉजी डे भी मनाते हैं। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब होता है, तो ये हम लोग 11 मई को मनाते हैं क्योंकि जो हमारा सेकंड वाला पोखरण का परीक्षण था वो हमने 11 मई 1998 को किया था। बाकी इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक की बात करें तो ये हमारे होमी जहांगीर भाभा हैं। कौन है? होमी जहांगीर भाभा हमारे नाभिकीय प्रोग्राम के जनक हैं। तो ये आपको यहाँ तक ध्यान रखना है। चलिए, जाते जाते आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ,
नीचे आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि नासा का एक मिशन है सूर्य के लिए, तो उस मिशन का नाम क्या है और नासा ने उसको कौन से साल लॉन्च किया था, तो ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करने के साथ मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।